तेलंगाना की इकोनॉमी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और तेलंगाना की इकोनॉमी को अगर आपको समझना है तो तेलंगाना की इकोनॉमी जब आंध्रा इंडिया की आजादी से पहले जब हैदराबाद एक स्टेट की हैसियत रखता था, एक अलग मुल्क का दर्जा रखता था, तो उस वक्त के हालात को समझना है। और उस वक्त इकोनॉमी कैसा चलती थी, तेलंगाना जो हैदराबाद की जो मईशत थी निजाम के दौर में, उस वक्त के हालात, उस वक्त क्या ग्रोथ फैक्टर्स थे, उन सब के बारे में आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं। तो तेलंगाना इकोनॉमी इन द अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, ये आज हम लोगों का एक चैप्टर 1 है। तो 1956 से 2014 तक, तो उसका एक तारुफ मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं मैं, कि हैदराबाद स्टेट आप जानते हैं कि पुलिस एक्शन के बाद इंडिया में इंजमाम किया गया, इसको शामिल किया गया। उससे पहले निजाम के दौर में एक आजाद रियासत, ममलकत या मुल्क का दर्जा रखता था। इसकी एक अलग करेंसी होती थी, इसकी जो छोटी मोटी आर्मी होती थी वो सब रहता था। तो कब इंडिया में इसको जम किया गया? 17 सितंबर 1948 को पुलिस एक्शन के जरिए ये जो है हैदराबाद इंडिया का हिस्सा बनाया गया। तो तेलंगाना रीजन वाज अंडर द रूल ऑफ निजाम। तो तेलंगाना उस वक्त 1948 से निजाम के रूल के अंडर था। ठीक है। आंध्र स्टेट comprising of coastal Andhra and Rayalaseema was formed on 1st October 1953। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तरफ हमारा ये हैदराबाद तेलंगाना था। तो ये जब इंडिया में 48 में हिस्सा बना इंडिया का, उससे पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था। तो आंध्र प्रदेश किसके साथ था पहले? चूंकि हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आंध्रा, जब आंध्रा और तेलंगाना मिलके थे 1956 से 2014 तक, तो उस वक्त तेलंगाना की इकोनॉमी कैसी थी, मतलब मुत्तहिदा आंध्रा में तेलंगाना की इकोनॉमी कैसी थी, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश मद्रास, जो आज का चेन्नई है, उसके साथ था। आंध्रा जो है ना, आज का जो आंध्रा है, कोस्टल आंध्रा और रायलसीमा, वो चेन्नई मद्रास तमिलनाडु के साथ था। और उन लोगों के साथ उनकी बहुत बड़ी लड़ाई थी। जैसा तेलंगाना वाले आजादी, जो हमारी अलग अलग होने का जो डिमांड था, अलहदा तेलंगाना का, तो अलहदा आंध्रा का भी एक बहुत बड़ा डिमांड था। और उनके जो लीडर हैं पोट्टी श्री रामुलु के नाम से, उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया मद्रास से, क्योंकि मद्रास में जो है तमिल बोलते थे और आंध्रा वाले जो है तेलुगु बोलते थे, तो उनका एक दूसरे के साथ जमता नहीं था। ठीक है। तो किसके साथ अलग हुए आंध्रा वाले? मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुए। ठीक है। और जब अलग हुए तो आंध्रा में जो कैपिटल सिटी था वो कर्नूल था। ठीक है। जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ था 1953 में, तो कर्नूल उनकी राजधानी थी। तो उसके बाद क्या हुआ, इधर से तेलंगाना इंडिया में हिस्सा बना, जहां पर तेलुगु जबान बोलने वालों की अक्सरियत थी। दूसरी तरफ मद्रास प्रेसिडेंसी से आंध्रा अलग हुआ। ठीक है। अब अब क्या था, आपको मालूम होना चाहिए। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं मैं, जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस वक्त 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। यानी 500 से ज्यादा छोटे छोटे, जैसा हैदराबाद है वैसा आपको जूनागढ़ है, वैसा आपको छोटे छोटे नवाबों की तरफ से हुकूमत चलती थी छोटे छोटे हिस्सों में। तो इस तरह 500 प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब 500 से ज्यादा राजाएं हुकूमत करते थे छोटे छोटे इलाकों पे। और एक अंदाजे के मुताबिक 12 स्टेट्स थे। आज कितने हैं? 30 के ऊपर है। तो 12 स्टेट्स उस वक्त थे। ठीक है। मतलब जो 30 के ऊपर, जो बोल रहा हूं मैं, जो नेशनल यूनियन टेरिटरी से उसको मिला के बता रहा हूं मैं। ठीक है। तो 12 स्टेट्स थे उस वक्त और 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। जी। तो अब क्या हुआ कि एक एक कमेटी बनाई थी उस वक्त की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी जवाहरलाल नेहरू के अंडर। तो क्या कमेटी थी वो? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन।
स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मतलब रियासतों के दोबारा तंजीम, तंजीम जदीद, या दोबारा उसके नज्म करने का, दोबारा उसको तरतीब देने का जो कमीशन बनाया गया, तो उस कमीशन के रिकमेंडेशंस कब पेश किए गए? रिकमेंडेशन 1955 में पेश किए गए। अक्सर सवाल आता, देखिए ऐसे सवाल बहुत आते, ग्रुप 4 में, ग्रुप 3 में, ग्रुप 2 में बहुत, के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने किस साल में अपना रिपोर्ट पेश किया कि आंध्रा और तेलंगाना, चूंकि ये दोनों तेलुगु बोलने वाले लोगों के स्टेट्स है, इन दोनों को एक कर दिया जाए। किस साल में रिकमेंडेशन हुआ? तो ये है 1955 में। यानी जब आंध्रा बना उसके 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ये रिपोर्ट पेश किया गया कि आंध्रा में भी तेलुगु जबान बोलते, तेलंगाना में भी तेलुगु जबान बोलते, लिहाजा आंध्रा के जो 2 खित्ते हैं, रायलसीमा और कोस्ता आंध्रा, उसको, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो तेलंगाना है, इसको दोनों को मिला दो और एक स्टेट बना दो। ये कब बोले? एसआरसी का 1955 में। तो तेलंगाना रीजन ऑफ द हैदराबाद स्टेट एंड द आंध्रा स्टेट वर मर्ज्ड, उसको जम कर दिया गया, तेलंगाना को और आंध्रा को जम कर दिया गया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश वजूद में आया 1 नवंबर 1956 से। ठीक है, यानी 55 में रिकमेंडेशन हुआ, और जो ऑफिशियल डेट है, जिसको नोटिफाइड डेट बोलते हैं, जैसा तेलंगाना, वैसे तो फरवरी में तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हो गया, मार्च में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको मंजूरी दे दी, लेकिन 3 महीने के बाद उसका नोटिफाइड डेट बोले, ताकि आप लोग सारी तैयारियां करो और जश्न की तैयारी करो। तो एक नोटिफाइड डेट रहता, तो वो 1 नवंबर 1956 है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो दोबारा आंध्रा को और तेलंगाना को पहली बार जो मिलाए, वो किस बेसिस पे है? लैंग्वेज के बेसिस पे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो कि आंध्रा और तेलंगाना को मिलाए थे। तो एक कॉन्सेप्ट क्या बोले? विशाल आंध्रा। विशाल आंध्रा मतलब, विशाला मतलब तेलुगु में बोलते हैं वसी, वसी आंध्रा। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों इलाकों में लोग एक ही जबान बोलते, और वो जबान कौन सी है बताइए आप कमेंट सेक्शन में, कौन सी जबान तेलुगु। बोलते? कमेंट सेक्शन में बोलिए ना, ताकि लोगों को एक्टिविटी रहे, लोग अपने, क्या बोलते हैं, एक उर्दू का शेर है कि जिंदगी जिंदा दिल तेलुगु। का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो प्लीज आप बताइए, इकोनॉमी के क्लास में वन साइड हो ही नहीं सकता। इकोनॉमी ये हिस्ट्री बोल तो चल जाता, क्योंकि वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इकोनॉमी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता आप लोगों को अगर अगर आप समझ के पढ़े तो। ठीक है, तो तेलुगु जो है बेस बना, तेलुगु लैंग्वेज का बेस बना था। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, ये कई बेसिस पे स्टेट्स बनाए, कई बार लैंग्वेज के बेसिस पे रिकमेंडेशन किया, कई बार एक ज्योग्राफी के हिसाब से भी रिकमेंडेशन किया था कि इस ज्योग्राफी के हिसाब से। तो ये हमारा कॉमन बेस है कि तेलंगाना और आंध्रा को मिलाने का बेस क्या है? क्योंकि इनकी जबान एक है, लिहाजा मिला दो। जबकि ये भी बताया जाता कि उस वक्त तेलंगाना के जो लीडर्स थे, वो लोग नाखुश थे इस फैसले से, और वो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि भाई हमारा तेलंगाना ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो हम लोग फिर ये पसमानदा इलाका जो आंध्रा का है, जहां पर एक कैपिटल भी बना नहीं है, कुछ नहीं बना, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्यों? तो एक इल्जाम ये भी लगाता है कि आंध्रा के जो लीडर्स थे कांग्रेस के, वो लोग बड़े इन्फ्लुएंटल थे, तो उनके असर में आके ऐसा बना है। बल्कि बट हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम तेलंगाना की हिस्ट्री में तेलंगाना का मूवमेंट पढ़ेंगे, तो जरूर उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और साथ में जो है इसके अलावा क्या है, जब हम तेलंगाना की इकोनॉमी पढ़ेंगे, तो उस वक्त भी ये हिस्सा जरूर आने वाला है। बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, जो रिकमेंडेशन किया था, वो लैंग्वेज के बेसिस पे किया था, और वो 1955 में किया था। तो तो ये जो चैप्टर है, आज हम लोग चैप्टर 1 जो पढ़ने वाले हैं कि तेलंगाना की इकोनॉमी 1956 से 2014 के दरमियान कैसी थी, तो वो जहन में रखते हुए पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा निजाम के दौर में जो कारकर्दगी थी, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज आप सब्र से
थोड़ा सा इंटरैक्टिवनेस के साथ पढ़ते रहिए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना रीजन इन हैदराबाद स्टेट and the Telangana economy in the undivided Andhra Pradesh during the period of 1956 to 2014। तो आज हम लोग दो पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं। एक पैटर्न ये है कि हैदराबाद की तरक्की जब निजाम के दौर में थी वो क्या थी, निजाम ने हैदराबाद की कैसे तरक्की की वो भी हम पढ़ने वाले हैं। और जो जो तरक्की उसके बाद जब निजाम का दौर खत्म हो गया तो क्या हुआ, एक 48 से 56 यानी 8 साल तक ये अलग था। 2 साल फौजी हुकूमत थी 48 से 50 तक, और 2 साल सिविलियन गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद 1953 में इलेक्शंस होते, तो 53 में इलेक्शंस होते और 56 में यही तेलंगाना को आंध्रा में जम कर देते। तो दो पैटर्न्स, एक तेलंगाना इकोनॉमी निजाम के दौर में कैसी थी और तेलंगाना की इकोनॉमी अनडिवाइडेड आंध्र यानी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कैसी थी। ये दो पैटर्न्स आज हम पढ़ने वाले हैं, इस बात को जहन में रखिए। तो इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस आर एनालाइज्ड। तो आज हम ये तीन चीजें, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ढांचा कैसा था और फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी मईशत के जो वसाइल है उनकी तकसीम और उनका इख्तिसास किन चीजों की बुनियाद पे होता था, वो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? कोई तो बोलिए भाई। जी सर, जी सर। जी तो जी सर, जी सर। हैदराबाद स्टेट में तो आज फर्स्ट जो पॉइंट है पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन हैदराबाद स्टेट। तो हैदराबाद स्टेट में क्या पैटर्न था, क्या क्या उसका तरीका था। तो टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इन द एर्स्टवाइल हैदराबाद स्टेट, हम लोगों को अगर हैदराबाद स्टेट में जब निजाम का दौर था तो उस दौर की तरक्की को समझने के लिए तीन एस्पेक्ट्स, तीन अनासिर को समझना पड़ेगा मईशत के। क्या है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विसेज। ये तीन चीजें हैं। एग्रीकल्चर को हम बोलते प्राइमरी सेक्टर बोलते, और इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग बोलते उसको मेन जो रहता उस, मतलब ये तीन हम आगे पढ़ने वाले हैं कि प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते और उसके बाद जो सर्विसेज के सेक्टर को क्या बोलते और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को क्या बोलते, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट ये तीन एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा कब से, 1953 से 1948 तक। ठीक है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं निजाम का जो दौर है, अंडर द रूल ऑफ निजाम। जी सवाल कोई पूछ रहे हैं, पूछिए। तो जैसा मैं बताया कि दो हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं, एक तो ये है कि निजाम के दौर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था और मुत्तहिदा आंध्रा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी थी। तो ये दो चीजों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। निजाम, अब फर्स्ट जो चीज है वो निजाम के दौर में हैदराबाद स्टेट में तेलंगाना का डेवलपमेंट पैटर्न कैसा था। तो उनको समझने के लिए द डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ हैदराबाद स्टेट, थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुनिए कि डेमोग्राफी किसको बोलते हैं। कोई बोल सकते डेमोग्राफी किसको बोलते हैं? बोलिए, अगर आप डिक्शनरी में भी देख सकते तो देख के बोलिए मेरे को। जी, बाय द पीपल। तो आबादी को बोलते हैं, आबादी और लोगों का जो तनासुब रहता, तालीम का, वर्कफोर्स का, ये सारे डेमोग्राफी में आते हैं। मतलब कितने लोग आबादी में काम करने वाले रहते, कितने लोग मर्द रहते, कितने लोग औरत रहते हैं, क्या उनका लिटरेसी रेट है, मतलब तालीम की क्या शरह है, और किस इलाके में कितने लोग आबाद हैं, ये सारी चीजें जो है डेमोग्राफी में आता। और अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल, इकोनॉमी अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेमोग्राफी को समझना पड़ता। ठीक है, तो हैदराबाद स्टेट जब था 1881 में, यानी हमारी इंडिया में जम होने से तकरीबन 70 साल पहले, बोल सकते हैं आप 65 से 70 साल पहले, हैदराबाद स्टेट में जो महाराष्ट्र के कुछ इलाके थे, कर्नाटक के कुछ इलाके थे, ये सब मिला के 9.8 मिलियन लोग आबाद थे। 9.8 मिलियन मतलब 1 करोड़ के करीब लोग थे। ठीक है,
1 करोड़ के करीब लोग थे, यानी 98 लाख अफराद। 1 मिलियन मतलब 10 लाख अफराद, तो 98 लाख अफराद की आबादी थी। आजादी हमारे मतलब हैदराबाद इंडिया का हिस्सा होने से 70 साल पहले। लेकिन ये और एक 50 साल 60-70 साल पहुंचने तक आबादी डबल हो गई। ठीक है, 9.8 मिलियन से 18.7 मिलियन आबादी हो गई। तो आप एक चीज गौर किए होंगे कि ये जो 60-70 साल है, इन 60-70 साल के अरसे में अराउंड समझिए 1 करोड़ लोग और बढ़ गए। ठीक है, अब कितने हो गए? 1 करोड़ 80 लाख लोग आबाद हो गए इस तरह से। ठीक है, माशाल्लाह मैथ्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास है। 1.18.17 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, तो इस तरह से इतना बड़ा पॉपुलेशन हो गया। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैदराबाद में इस दौरान के दरमियान पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा हैदराबाद में था। ये भी एक रिकॉर्ड है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये बताया जाता कि उसके भी कई फैक्टर्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे कि इतना पॉपुलेशन क्यों बढ़ गया। तो द शेड्स ऑफ अर्बन, अब थोड़ा सा और डेमोग्राफी में और थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि क्या पढ़ने वाले हैं कि अर्बन पॉपुलेशन मतलब शहरी इलाकों में जो पॉपुलेशन था वो, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स वर हायर इन हैदराबाद स्टेट देन दोज इन ऑल इंडिया। तो अर्बन पॉपुलेशन और इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब सनआती जो मजदूर होते, उनकी तादाद भी बढ़ गई। और शहरी इलाकों में आबाद लोग थे, खासतौर पे हैदराबाद उस वक्त का एक शहर था। इसी तरह वरंगल भी था, इसी तरह आपका परभनी था, औरंगाबाद था, बहुत सारे उस्मानाबाद था, और गुलबर्गा था। तो इस तरह अर्बन एरियाज में लोग आबाद हो रहे थे। इसका मतलब क्या है कि दूसरे इलाकों से लोग हिजरत करके नकले मकानी करके हैदराबाद आ रहे थे, इसलिए यहाँ का पॉपुलेशन बड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बेहतर मौके लोगों को नजर आ रहे थे। लेकिन ये दो चीजें थी, पॉपुलेशन भी ज्यादा था, अर्बन पॉपुलेशन भी ज्यादा था, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी ज्यादा थे। साथ में एक दूसरा अलमिया यह था कि शुरू से हैदराबाद में लिटरेसी रेट कम था, यानी शरह तालीम ये कम थी, सबसे कम सबसे कम थी इंडिया में, जितना है उसके मुकाबले सबसे कम थी। तो अब 1989 में, आप थोड़ा सा गौर से सुनिए, 1989 में एग्रीकल्चरल लेबर फॉर्म्ड 10.9% इन द टोटल वर्कफोर्स। जितने लोग काम करते थे उनमें अराउंड 10.9% लोग क्या काम करते थे? ज़िरई मजदूरी, मतलब खेतों में जो है मजदूर के तौर पे काम करते थे। कितने, क्या शरह थी उनकी? 10.9%। ठीक है, 10.9% एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स थी, सॉरी एग्रीकल्चरल लेबर था। वर्कफोर्स मतलब जितने लोग काम करते उनका जो उनकी तादाद को बोलते। ठीक है, टोटल वर्कफोर्स में अब अभी अगर अगर आप इंडिया में देखेंगे तो टोटल वर्कफोर्स जितने लोग काम करते उसमें ज्यादातर जो डिपेंड होते वो एग्रीकल्चर पे होते। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, चाहे तेलंगाना में हो चाहे इंडिया में हो, मैक्सिमम लोग जो जिन लोगों को रोजगार मिलता वो एग्रीकल्चर के बेस पे मिलता। अब थोड़ा सा सर्विस सेक्टर उसके बराबर हो रहा है, बट फिर भी ये बताया जाता है कि लोगों को प्राइमरी वर्कफोर्स जो है एग्रीकल्चर के जरिए मिलता। तो याद रखिए, इंडिया अभी भी क्या है? एग्रीकल्चर पे चलने वाला देश है एक तरह से। ठीक है, अभी सर्विस सेक्टर बढ़ रहा, बट फिर भी एक तरह से एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, ये बात याद रखिए। तो उस वक्त जो है एग्रीकल्चर लेबर की का परसेंटेज 10.9 था, बट 1941 आते आते यानी 50 साल के बाद एग्रीकल्चर लेबर क्या हो गया? बढ़ गया, 41% हो गया। ठीक है, 1941 आते आते क्या हो गया? एग्रीकल्चर वर्कफोर्स 41% हो गया। तो अब आप देखिए, पहले एग्रीकल्चर मजदूर जो है कम थे, अब ज्यादा हो गए।
तो इसके नतीजे में क्या हो गया कि जितने काश्तकार थे वो 1891 में 87% थे। मतलब ये जो काश्तकारों की तादाद 87.2% थी, ये क्या हो गई 41 आते आते 47.9% हो गई। यानी काश्तकार कम हो गए और मजदूर ज्यादा हो गए। ठीक है, मजदूर कितने थे, 10% थे और वो 41% हो गए। अब पहले 87% काश्त करने वाले थे और वो जाके 50 साल में 47% हो गए। तो इससे क्या मालूम हुआ, जो मैं उसका एनालाइज किया था, काश्तकारों की तादाद में इजाफे की वजह से क्या है कि ये जो काश्तकारों की तादाद, ये जो कल्टीवेटर्स की जो तादाद थी 71% हो गई उसके बाद। ठीक है, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर वॉज डिक्रीज टू 25%। ठीक है, 1951 में क्या हुआ, अब आप गौर करिए, एक बहुत जबरदस्त बात बोलने वाला हूं यहां पर। ये लाइन यहां से बहुत अहम है कि 1951 तक एग्रीकल्चर लेबर कम हो गया और कल्टीवेटर्स की तादाद एकदम बढ़ गई, 71% हो गई 1951 तक। ये क्यों हुआ, क्योंकि उस वक्त जो जमींदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम थी और रियोतवारी सिस्टम है, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो खत्म हो गया। पहले क्या था कि लैंड जो है, जो प्राइमरी फैक्टर है इकोनॉमी का, यानी अगर आप गांव में जाके देखेंगे तो लोगों के पास क्या रहता, जॉब नहीं रहती मगर एक 5 एकड़ जमीन रहती, तो उन क्या करता कि जो भी उसको पैसा रहता उससे उगा लेता और जितना उसको खाने का रखना है, चावल या फिर गेहूं का की फसल उसको रखना है रख लेता, जितना उसको एक्स्ट्रा है वो बेच लेता और उसका गुजारा उसके जरिए हो जाता। तो चाहे आपके पास कुछ रहो या मत रहो, अगर आपके पास जमीन है तो आपका गुजारा बहुत आसानी के साथ हो जाता। तो क्या हुआ था, पहले क्या था कि लैंड जो है जागीरदारों के पास था, जमींदारों के पास था, तो उनके पास होने की वजह से क्या है कि बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगाते थे तो लोग अदा नहीं कर सकते थे। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तो एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था जवाहरलाल नेहरू के सामने कि हम लोग क्या करें, इतने जागीरदार है, एक बंदा बैठे हुआ है जिसके पास 10 गांव हैं, एक बंदा बैठे हुआ है जिसके पास 10,000 एकड़ की जमीन है, हम क्या करना, क्योंकि फिर लोग गरीबी में मरेंगे, लोगों के पास जमीन नहीं रहेंगी तो फिर करेंगे क्या, हमारे पास कंपनीज नहीं है। अब आपको मालूम होना चाहिए इंडिया आजाद होने से 4 साल पहले इतनी बड़ी कहत साली आई, एक अंदाजे के मुताबिक 30 लाख लोग भूखे मर गए थे। तो ये अगर ये हालात में इंडिया आजाद हुआ तो फिर चलेगा कैसा, इकोनॉमी चलेंगी कैसा, तो एक मेजर लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, तो एक बात समझिए कि जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, तो लोगों के पास जो जमीन थी, बहुत कम लोगों के पास जमीन थी लेकिन बहुत ज्यादा थे। किसी के पास 600 एकड़ जमीन है, किसी के पास 7,000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10,000 एकड़ जमीन है। बाकी कौन, बाकी जो लोग थे, 40 करोड़ आबादी थी उस वक्त, आज तो 140 करोड़ है, उस वक्त 40-45 करोड़ की आबादी थी उस वक्त। सौ यानी आज से 75 साल पहले इंडिया की आबादी 40-45 करोड़ थी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल था कि भाई चलेगा कैसा, लोगों को रोजगार कैसा देंगे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या करे थे, फर्स्ट मेजर लैंड रिफॉर्म्स लाए थे 1948 से 51 तक। रिफॉर्म्स मतलब इस्लाहात, यानी अब बोले कि नहीं ये जागीरदारी सिस्टम नहीं चलेगा। जागीरदार मतलब क्या है कि पहले के दौर में जो मुगल थे या फिर निजाम की तरफ से जो लोग मुकर्रर थे, वो लोग क्या करते थे कि आप बोलते थे कि भाई आप ये एरिया संभालिए और यहाँ से लोगों से टैक्स कलेक्ट करिए, और वो भी पैसों की शक्ल में। तो लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो उनके ऊपर जुल्म करते थे, जो अदा नहीं कर सकता उससे जमीन छीन लेते थे। तो जमींदारी सिस्टम एक चलता था। तो जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि एक बंदे को बोलते थे तुम इस इलाके के जमींदार है, तो वो क्या करता था कि कुछ जो किसान होते थे उनको वो जमीन किराए पे दे देता था और बोलता था कि आप काश्तकारी करिए। अब उसको ये मतलब नहीं रहता था कि उसकी उसकी फसल उगे या ना उगे या किसी मौसमी हालात की वजह से उसकी फसल खराब हो जाए, उसका काम यह है कि उस मुद्दत के दौरान वो टैक्स अदा कर दे और उसको जो है
टैक्स अदा करने पे मजबूर किया जाता था, और ये बोलते थे कि आप टैक्स फसल की शक्ल में नहीं, कैश की शक्ल में अदा करना है। हेलो तो कैश की हेलो शक्ल में अदा करने पे उसको जिद करते थे। तो ये एक बहुत ज्यादा। सर जी सर पहले जो समझा उससे बात का पहले से फिर से रिपीट कीजिए। जी 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 बिल्कुल। तो मैं जो बताया था कि जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि वो एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। एक शख्स को मुकर्रर कर देते थे कि आप इस इलाके के जमींदार हैं, तो वो क्या करता था कि उस इलाके के कुछ हजारों एकड़ की जो जमीन होती थी वो जमीन को ले लेता था और अलग अलग लोगों को किराए पे दे देता था, जो फसल या काश्तकारी करते, जो किसान रहते उनको। तो अब उनका काम यह है कि कुछ उगे या ना उगे, ये जो बंदा जमींदार होता था वो उनसे टैक्स लेता था कैश की शक्ल में। ठीक है। और निजाम के दौर में एक दूसरा सिस्टम था, रियोत वारी सिस्टम, RYOT। ये जो सिस्टम है मैं अभी आपको बताऊं। रैयतवारी निजाम, रैयतवारी। जी जी रैयत वारी। तो ये जो रैयत वारी निजाम है, ये वाला सिस्टम था। आप लोगों को बताऊंगा मैं, आगे आने वाला है। तो एक जमींदारी था, एक जागीरदार होता था। तो जागीरदार क्या होता? जागीरदार का मतलब ये होता कि वहां की जो उस वक्त के जो हुक्मरान होते वो बोलते तुम ये इलाके के जागीरदार हैं। तो वो क्या करता था, उस मुतल्लका इलाकों का जागीर बन जाता था, और उसकी जिम्मेदारी टैक्स कलेक्शन की होती थी। मतलब उस इलाके में टैक्स को जमा करने की उसकी ये जिम्मेदारी होती थी। और वो बंदा क्या करता था कि टैक्स को कलेक्ट करके अपनी तनख्वाह रख लेता था, और जो उस इलाके की जो सिविल या मिलिट्री रूल होता, जो जो जिन जिन की तनख्वाह रहती, जो पुलिस रहती, उनकी तनख्वाह देता था। बाकी पैसे जो है ऊपर जो हुक्मरान या बादशाह जो भी निजाम रहते उन तक वो पैसे पहुंचा देता था। तो एक जागीरदारी लगान भी सिस्टम था, बोलते हैं उसे। दूसरा जमींदारी सिस्टम था, और तीसरा रैयतवारी, जिसको इंग्लिश में रैयतवारी बोलते, तो वो सिस्टम चलता था। तो प्लीज अभी हमारे पास कुछ कम मिनट बाकी रह गए, तो मैं जो है एक दूसरा लिंक क्रिएट करता हूँ ताकि मैं आज का लेसन कंप्लीट कर सकूं। तो प्लीज आप लोग 1 मिनट मेरे को दीजिए, मैं एक दूसरा लिंक क्रिएट करता हूं मैं। तो 3 सिस्टम थे उससे पहले। एक तो जागीरदारी सिस्टम था, जो उस वक्त जो है बादशाह की तरफ से या जो भी हुक्मरान था उसकी तरफ से क्या करते थे कि जागीरदारों को मुकर्रर करते और बोलते कि तुम इस इलाके का टैक्स कलेक्ट करो। जबकि लैंड का जो ओनरशिप राइट है वो स्टेट के पास होता था, मतलब रियासत आपकी जमीन की मालिक होती थी जागीरदाराना सिस्टम में। और जो रैयत वाली सिस्टम था, उस दौर में ये होता था कि यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर रैयत वाली सिस्टम है, तो वहां पर क्या होता था कि ओनरशिप राइट क्या है, किसान के पास होता, जो भी काश्तकार रहता उसके पास ओनरशिप राइट रहता। मगर क्या करता था कि उसको 50%, 60% उसको टैक्स की शक्ल में अदा करना होता था। वो भी क्या है, वो बहुत ज्यादा लोग उससे परेशान हो गए थे कि ये भी जो है बहुत मुश्किल चीज है ये। तो रैयत वाले सिस्टम में भी लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो यहां पर क्या हुआ कि एक तो इंडिया आजाद होने के बाद कुछ रिफॉर्म्स लाई थी उस वक्त की गवर्नमेंट ने, और पूरे इंडिया में ये जागीरदाराना सिस्टम जो उस वक्त बहुत ज्यादा कॉमनली मशहूर था उसको खत्म कर दी उस वक्त की गवर्नमेंट ने। कौन? प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। उसके साथ साथ हैदराबाद की सरजमीन पे सालार जंग रिफॉर्म्स, यानी जो सालार जंग जो थे, मीर तुराब अली खान, वो जो है कुछ इस्लाहात लाए। वो क्या है कि तेलंगाना की इकोनॉमी में एक माइलस्टोन है। मतलब तेलंगाना जो आज तरक्की याफ्ता है, तो उसकी बुनियाद डालने वाले सालार जंग है। सालार जंग अव्वल की तरफ से जो इस्लाहात, जो बेहतरीन काम हुआ, जो गवर्नेंस में तब्दीली लाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली लाए, जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन में जो तब्दीलियां लाए, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये जो है बस इजमालन हम लोग पढ़ने वाले हैं मुख्तसर अंदाज में। तो सालार जंग के रिफॉर्म्स, तो अभी तक हम क्या पढ़े थे कि काश्तकारों की तादाद पहले कम थी,
लेकिन आजादी के बाद एक 2-3 साल में ही एकदम उनकी तादाद बढ़ गई, क्योंकि ये जितने जमींदाराना सिस्टम थे, जिसके पास 7,000 एकड़ जमीन है, 600 एकड़ जमीन है, गवर्नमेंट बोली ऐसा रहे तो लोग जो है फाका कशी में मर जाते, लोग खत्म हो जाते। लिहाजा क्या करना पड़ता, जिसके पास एक्स्ट्रा जमीन है, जो जागीरदार बन के है, जो पट्टादार, पता नहीं क्या क्या नामों से, उसको पूरा एबॉलिश कर दी, वो सिस्टम खत्म कर दिए। अब क्या हो गया कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी जमीन दी गई। तो क्या क्या हुआ कि जमीन मिलने के बाद लोग काश्तकार बने, फिर वो अपने जमीन पे मालिकाना हुकूक, जो ओनरशिप राइट्स है, वो हासिल किए थे। ठीक है, तो सालार जंग रिफॉर्म्स कब हुए थे? वो 1880 के बाद, जो 1850 के बाद। तो निजाम के दौर में, जो आसिफ जाही दौर था, उस वक्त इंतजामी उमूर में इस्लाहात नाफिज की गई। किसकी तरफ से? सालार जंग की तरफ से 1853 और उसके बाद से हैदराबाद स्टेट में। ठीक है, कब उनका निफाज शुरू हुआ? 1853 से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू हुआ। आप लोगों को ये चीजें क्यों बता रहा हूं? लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। ये बात इसलिए है कि आप तहसीलदार बनेंगे, आप जो है ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के ऑफिसर बनेंगे, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो आपको मालूम रहना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करा और कैसा करा, वो भी आप लोगों को मालूम रहना। तो 1853 से सालार जंग ने इंतजामी उमूर में, एडमिनिस्ट्रेशन में कई रिफॉर्म्स किए। उन्होंने कितने साल तक रिफॉर्म्स किए? 30 साल तक रिफॉर्म्स किए। मुसलसल इस्लाहात होती गई, तो हैदराबाद स्टेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया। अब क्या किए इस्लाहात, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या किए, बता रहा हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा तवज्जो के साथ, जिनको ये चाहते हैं कि निजाम क्या करे, निजाम क्या करे, निजाम क्या करे, तो आप लोग, हम चूंकि उर्दू मीडियम वाले हैं, हमारे हुक्मरान हैं, हमारे कौम के लोग हैं, तो हम लोगों को समझना भी पड़ता कि हमारे बड़े क्या करे थे, जो अभी ग्रेट काम जो करे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आपको ये सुनना, आपको समझना और याद रखना पड़ता। तो सबसे पहले जो सालार जंग रिफॉर्म्स लाए, उसमें क्या करे कि जागीर्स को खत्म कर दिए उन्होंने। कब से? 1853 से 1883 तक क्या करे, जागीर का जो सिस्टम था, जागीरदारी। जागीर का मतलब क्या है, जो मैं अभी बताया। जागीर का मतलब ये रहता कि स्टेट ओनर रहता, ठीक है, मालिक कौन रहता? रियासत जो है जमीन की मालिक रहती, और जागीरदार क्या करते? मुकर्रर होते एक एक मुकर्रर मुतल्लका इलाकों के लिए कि ये फला इलाके का जागीरदार है, उसको अपॉइंट करते। अब उसका काम ये रहता कि वो टैक्स कलेक्ट करता। तो टैक्स कलेक्ट करे तो क्या करता? उन अपनी तनख्वाह लेता, और उस इलाके में जो सिविल पुलिस रहती उसकी तनख्वाह देता, और कुछ दफ्तरी अखराजात के पैसे देता, और बाकी का जो पैसा रहता वो क्या करता? अपने बड़ों को, मतलब जो निजाम है, उन तक पहुंचा देता था। तो सालार जंग क्लियरली क्या करे, डिफाइंड द राइट्स ऑफ फार्मर्स। तो पहले क्या था कि रियासत मालिक रहती, तो जागीरदार की मनमानी चलती थी। वो जिससे चाहा एक्स्ट्रा ले लिया, जिससे चाहा कम ले लिया, कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकता था। तो उस सिस्टम में क्या करे कि किसानों के भी हुकूक हैं, और क्वांटम ऑफ लैंड रेवेन्यू टू बी पेड, कि कितना रेवेन्यू उसको पे करना है, कितना टैक्स उसको पे करना है। और पावर्स ऑफ ताल्लुकादार, जो आज हम ताल्लुका बनते ना डिस्ट्रिक्ट्स में, ताल्लुका, ये ताल्लुका, वो ताल्लुका के जो इख्तियारात हैं, उन्होंने उसको वाज़ेह तौर पे बताया। आप अगर देखिए, अगर कोई इख्तियारात ना बताए तो क्या होता? उन जो चाहे वो कर ले सकता, लेकिन अगर बोले कि तू इतना ही कर सकता, और लोगों को बताए कि ये जो तुम्हारा ताल्लुकादार है वो सिर्फ यही काम कर सकता, आपके साथ इतना ही उसका हक चल सकता, उसका हुक्म चल सकता, तो लोग भी बाशऊर हो जाते। और वो बंदा भी बोलता है कि जब हुकूमत की तरफ से मेरे को ये बता दिए गए कि मेरे ये पावर्स है, तो वो अपना हद भी पार नहीं करता। अगर वो अपना हद पार करा तो लोग किसी ना किसी तरीके से उसको समझा भी देते। तो एंटायर प्रोसेस ऑफ टेकिंग ओवर जागीर्स इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज 1853 से 1863 तक, यानी 10 साल तक ये जो जागीर्स हैं, इसको टेक ओवर करने का जो काम है
मतलब इसको खत्म करने का जो काम है, ये शुरू के 10 साल लग गए थे खत्म करने के लिए। उसके बाद 1863 से 1883 तक, यानी और 20 साल इसको और अच्छी तरह मतलब एबॉलिश करने में लगे। मुकम्मल 30 साल तक ये चला था। ठीक है। अब क्या हुआ था इसी दौर में, सालार जंग के दौर में, कि रिमूव ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। ड्यूटी मतलब यहाँ जिम्मेदारी नहीं है, ड्यूटी का मतलब जो इंपोर्ट, अगर आप कोई चीज सऊदी से या कहीं से मंगाते तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है उस पे, यानी बैरूनी मुमालिक से आप कोई चीज लाए तो क्या करते, एक टैक्स लगा देते। क्यों लगाते? इसलिए टैक्स लगाते, आप जो है इंडिया की चीज यूज करिए, बाहर की चीज क्यों यूज कर रहे हैं? तो टैक्स लगाने पे क्या करते, लोग डरते तो अपने मुल्क की चीज खरीदते। वरना हमारी तो ये ख्वाहिश रहती लोगों की कि भाई हम इतर भी यूज करें तो जो है सऊदी अरब की इतर यूज करेंगे, कपड़ा भी यूज करेंगे तो दुबई का कपड़ा यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, ड्यूटीज यानी टैक्सेस का एक दूसरा नाम है, उसको ड्यूटी बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ सकते। तो वो ड्यूटीज इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगती। मैं बोलती हूँ आपको कब तक जाना मैं क्या। लोग जो है समझ रहे नहीं, इस बात को समझ रहे नहीं, फोन में बात कर रहे हैं मगर म्यूट अनम्यूट कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, अखलाकी तौर पे ये गलत है, तो प्लीज आप म्यूट करिए। तो क्या करते थे, सालार जंग ने इस्लाह ये लाए कि इंपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे क्या कर दिए, जितने ड्यूटीज लगते थे खत्म कर दिए। और उसके बाद 1860 में सेवरल टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज वर एबॉलिश्ड। कई किस्म के जो कस्टम ड्यूटीज रहते, जो कस्टम डिपार्टमेंट, जो बैरूनी ममालिक से लोग आते तो चीजें जो खरीद के लाते, तो उस पे जो है कई जो टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते थे वो खत्म कर दिए। और उसके साथ साथ कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम्स का जो डिपार्टमेंट है, इसको कायम किया गया और इसको हुकूमत की निगरानी में बाजाब्ता मुकर्रर, मतलब हुकूमत बोले कि हम इसको बाजाब्ता हम अपनी निगरानी में चलाएंगे। ठीक है, ये भी एक बहुत अहम है। अब आप सवाल करेंगे कि सर ये कस्टम्स का क्यों आ रहा बार बार जिक्र, तो उस वक्त और आज भी तेलंगाना क्या है, लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक मतलब चारों तरफ से जमीन है, कोई समंदर नहीं है। आप आंध्रा में जाएंगे समंदर है, तो वो लोग डायरेक्ट दुबई भी अपना सामान पहुंचा सकते। इसी तरह मुंबई है, वहां भी डायरेक्ट समंदर है। नीचे हमारे कर्नाटक है, वहां भी समंदर है। तमिलनाडु है, वहां भी समंदर है। केरला है, वहां भी समंदर है। इधर गुजरात है, वहां भी समंदर है। उड़ीसा है, समंदर है। बंगाल है, समंदर है। तो ये स्टेट्स में समंदर है। मगर तेलंगाना क्या है, चारों तरफ से लैंडलॉक है। तो इसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती बाहर से चीज आने की और अंदर से चीज बाहर जाने की। तो क्या करे, कस्टम्स डिपार्टमेंट कायम करे, कौन, सालार जंग। और क्या करे, कई ड्यूटीज जो गैर जरूरी लगाते थे उसको क्या करे, मुनज्जम अंदाज में टैक्सेस में लगा दिए। ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ सच ड्यूटीज वाज इंटरेस्टेड टू कस्टम्स डिपार्टमेंट। तो ये जो है ना, ये ड्यूटीज, ये टैक्सेस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कस्टम डिपार्टमेंट्स को सौंप दी गई और एक सिस्टम बना दिया गया। जब तक सिस्टम नहीं बनाते, लोग क्या करते, पकड़ लेते और उसको बोलते जा 10,000 रुपए दे, इतने पैसे दे, उतने पैसे दे। तो वो बेचारा क्या करता, पूरा दे के जो है अपना कारोबार ही बंद कर देता। लेकिन जब एक बार सिस्टम बनता तो क्या करते, लोग उसको फॉलो करना शुरू करते और लोगों को भी इल्म रहता कि अच्छा इतना टैक्स देना है, फिर अपना जो लीगल कारोबार करना है वो कर लेंगे। तो वो सिस्टम बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उस सिस्टम जब बना तो गवर्नमेंट की क्या करी, आमदनी भी बढ़ गई, सरकारी आमदनी में इजाफा हो गया। तो ये एक अच्छा काम उन्होंने किया सालार जंग ने। फिर और क्या करे कि कुछ और डिपार्टमेंट्स को कायम करे। क्या क्या डिपार्टमेंट्स थे कि निजाम के दौर में इरिगेशन डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1878। इरिगेशन डिपार्टमेंट यानी आबपाशी, पानी को जमा करने का, जखीरा करने का जो डिपार्टमेंट है, वो 1878 में कायम किया गया, ताकि उस वक्त जो आबपाशी होती थी, आज के वैसा कालेश्वरम या फिर आपके नागार्जुन सागर, बहुत सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन पहले क्या थे कि छोटे छोटे टैंक्स होते थे और जो कुआं होता था उसके जरिए पानी हासिल करते थे। ठीक है। तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट, छोटे छोटे टैंक्स होते, वो जो है जो टैंक होते हैं ना, पानी पानी के जो टैंक्स, वो टैंक्स की मरम्मत वगैरह का काम ये करता था। फिर उसके अलावा निजाम हुकूमत ने क्या किया, एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स
मतलब ऑफिसर्स के ग्रुप को मुकर्रर किया ताकि इन्वेस्टिगेट द लोकेशंस ऑफ कोल डिपॉजिट। जो कोयला होता, चूंकि आपको मालूम है आज के दौर में भी जो करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती, वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब थर्मल मतलब यही कोयला को गर्म करके उसके भाप से जो है बिजली बनती, इलेक्ट्रिसिटी बनती। तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? कोयला जरूरी है, कोल डिपॉजिट्स बहुत जरूरी है। तो एक चंद ऑफिसर्स का एक ग्रुप बनाया निजाम ने, बोले कि अब जहां जहां हमारे हैदराबाद में जो है कोयला है जमीन में, उसको निकालो आप, ताकि हम क्या कर सकें, उस कोयले के जरिए बिजली बना सकें। फिर इसी तरह जोग्राफिकल सर्वे डिपार्टमेंट जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, मतलब जो ब्रिटिश के दौर में जो इंडिया थी, उसके जोग्राफिकल सर्वे डिपार्टमेंट के ऑफिसर को बुलाया गया और मतलब उनकी मदद ली गई। चूंकि इनका एक मुआहिदा था ब्रिटिश के साथ, उनके खिलाफ तो नहीं थे, निजाम ब्रिटिश के मातहत थे, उनको एक मुकर्ररा पैसे दे देते थे और वो लोग यहाँ पर हैदराबाद के मामलों में दखल नहीं देते थे। तो क्या करते थे, वहां के जो ऑफिसर है वो आके जो है जितने कोल डिपॉजिट है, मतलब जहां पर कोयले के खजाने हैं, वो ढूंढते ढूंढते क्या हुआ, आज का जो सिंगरेनी, हमारा जो बहुत बड़ी सिंगरेनी कैलरीज की जो बहुत बड़ी कंपनी है गवर्नमेंट की, जो कोयले को निकालने का काम करती, कोयले के खुदान का काम करती, वो कब कायम हुआ? 1871 में। जो आज भी जो है बहुत ज्यादा कोयला जो इंडिया को और तेलंगाना को जो सप्लाई होता, वो सिंगरेनी जो कोयले के जखायर हैं वहां से हासिल होता। तो ये कब कायम हुआ? 1871 में। तो ये भी एक अच्छा काम हो गया। कस्टम डिपार्टमेंट्स का काम अच्छा हो गया, जागीरदाराना सिस्टम खत्म कर दिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट कायम करे। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे काम हो गए। इसके अलावा क्या हो गया कि सिंगरेनी कैलरीज कंपनी लिमिटेड कब कायम हुआ? 23 दिसंबर 1920 को कायम हुआ। चूंकि एक कितने अरसा का, 50 साल का अरसा लग गया, लेकिन ये पूरे 50 साल के अरसे में कंपनी कायम होने के लिए 50 साल का जो अरसा लगा, शायद उस दौर के हिसाब से ये पूरा सिस्टम बनने के लिए, उस वक्त के जो फैक्ट्री आइटम्स है वो सारे चीजें बनने के लिए, जो मशीनरीज की जरूरत पड़ती, जो लेबर्स की जरूरत पड़ती, शायद उन तमाम चीजों के लिए इतना टाइम लगा होगा। तो बहरहाल कि किस लिए? ये माइनिंग ऑफ कोल, कोल के खुदान के लिए। माइनिंग मतलब खोदने का काम है। तो कोयले कोयले को खोदने के लिए इतने साल का अरसा लगा। इसी तरह और अच्छा काम क्या हुआ? 1864 में कॉमन जनरल ऑफिस कायम किया गया, ताकि जितने सरकारी अकाउंट्स हैं तमाम शहरों में, वो अकाउंट की जांच कर सके कि क्या किसी को ज्यादा तनख्वाह नहीं मिल रही, क्या कोई काम करके कम तनख्वाह ले रहा, क्या कोई काम नहीं करके ज्यादा तनख्वाह ले रहा। ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो सारे चीजों की निगरानी के लिए कॉमन जनरल ऑफिस कायम किया गया। और मरकजी सतह पर अकाउंटेंट जनरल जो है ये क्या करता था? निगरानी करता था अकाउंट डिपार्टमेंट्स का। तो वहां पर एक अकाउंटेंट जनरल ऑफिसर को कायम कर दिए, जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट के जितने अकाउंट्स है, किसकी क्या तनख्वाह है, कौन कितना काम कर रहा, कौन कितनी तनख्वाह ले रहा, ये सारी चीजों की निगरानी के लिए ये काम शुरू किया गया। इसी तरह उसी साल में यानी 1864 में मिलिट्री डिपार्टमेंट और कस्टम डिपार्टमेंट इनको कायम किया गया 1864 में। और उसके 5 साल के बाद 1869 में वेयर हाउसिंग ऑफ पब्लिक वर्क्स वर एस्टैब्लिश्ड, ये भी जो है कायम किया गया, पब्लिक वर्क्स का जो वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है। इसी तरह 1871 में माइनिंग एंड क्वारिंग वर ब्रॉट इनटू द फोल्ड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो महकमा जंगलात के मातहत कर दिया गया किसको? कान कनी, जो कान खोदने का जो माइनिंग रहता, जो जमीन से जो है मादनियात को खोदते, कोयले को खोदते, या फिर सोना है तो सोने को खोदते, या जमीन में जो भी मिनरल्स रहते उनको जो है, जैसा लोहे के चीजा रहते, तांबे के चीजा रहते, एल्यूमिनियम रहता, ये सारी चीजों को खोदने का जो डिपार्टमेंट है, इसको क्या करे? महकमा जंगलात के मातहत कर दिए। इसी तरह 1875 में ईच ऑफ 5 डिविजन्स ऑफ निजाम स्टेट में उस वक्त 5 डिवीजन रहते थे, उनको क्या करे कि इनाम ऑफिस वॉज एस्टैब्लिश्ड, इनाम का दफ्तर कायम किया गया हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और
सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट कायम किया गया। सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट का मतलब सर्वे करना कि कहां पर कितनी जमीन है, उसको कैसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता, और सेटलमेंट का मतलब लोगों को कैसे वहां पर आबाद करके उनको रोजगार के वसाइल फराहम कर सकते। तो 1888 में सेंसस डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड। सेंसस का मतलब शुमार करने का, जो आबादी को जो शुमार करते, वो 1880 मतलब 1880 में कायम किया गया। और फिर जो है 1881 में सेंसस का काम शुरू हुआ, मतलब मर्दमशुमारी का जो काम है। जी, कंपनी जो कायम हुई वो 1920 में कायम हुई। ठीक है, यहां पर कायम हुई कंपनी। तो अब एक लास्ट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्या क्या काम निजाम जो क्या बोलते हैं वो रिफॉर्म्स है, सालारजंग के रिफॉर्म्स, कुछ समझ में आया आप लोगों को या कुछ डाउट है? Related to coal, just once again repeat na sir. जी, कुछ डाउट है तो जरूर पूछिए, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है। सर अगर ये किसी को सिंगर डाउट नहीं आया तो आना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, बस आप लोग खुश करने के लिए बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन डाउट तो आना चाहिए। तो सर ये सिंगर इन क्या है सर? सिंगरेनी कैलोरीज कंपनी जो है एक ऐसी माइनिंग। कंपनी है जो तेलंगाना में कोयला को खोदने का काम करती है। कोयला को खोदने और उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये अब तेलंगाना में ही मौजूद है, आई थिंक आदिलाबाद या करीमनगर में है। जयशंकर भी। अब ये बोलिए कोयले के बारे में, कोयला जरूरी क्यों है? कोयला पकवान करने के लिए जरूरी नहीं है। मैं परसों क्लास हो रहा था हमारे इकोनॉमी का, तो एक बंदे से पूछे कि कोयला क्यों जरूरी है, तो बोला सर वो भुट्टा जो है गर्म करने के लिए भी कोयला यूज होता है ना। बल्कि हमारा ग्रुप 2 का एस्पिरेंट है, साथी है मेरा, वो बोल रहा था कि भुट्टा या फिर खाना गर्म करने के लिए, तो कोयला उसके लिए नहीं है। कोयला जो है अपना आज थर्मल, इंडिया में जो बिजली बनती वो क्या है, मेजॉरिटी जो है थर्मल पावर रहता। थर्मल मतलब कोयले को भाप देके उस भाप से बिजली बनाते, तो बिजली बनाने के लिए कोयला जरूरी है जी। तो कोई भी चीज को क्या है, उस वक्त के वो, और कोयले से जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी रहती उसको लोग अच्छा अच्छा सिस्टम नहीं बनाते, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा धुआं या पोल्यूशन निकलता। तो लोग बोलते हैं कि सर वो मतलब क्या बोलते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, माहौलियात के मुआफिक नहीं है। तो इसलिए कोयला जरूरी है। तो वो हमारे फख्र करना चाहिए कि आज भी जो है तेलंगाना को सबसे ज्यादा जो कोयला सप्लाई होता है सिंगरेनी के जरिए, जो कि एक सरकारी कंपनी है। वो जो है हमारे बड़ों ने, हमारे निजाम ने कायम किया था। ठीक है, अभी हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि सर वो उस्मानिया दवाखाना भी खोले, तो भाई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हो रही। वो बाद में आएंगे कि और क्या करे थे, वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे क्या करे वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर ये सेंसेक्स जो स्टार्ट हुआ वो 1881 में स्टार्ट हुआ, तो तभी से काउंटिंग शुरू हो गई सर? हैदराबाद की काउंटिंग शुरू हो गई। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि 1881 में जो है हमारा सेंसस कितना था, 9.7 मतलब मिलियन था। फिर वो 51 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा सेंसस। Urban population. जी जी, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए आप Urban population. 1881 में शुरू करे Agriculture बोले ना। labor. Agriculture labor 10.9 था बोला आप. नहीं नहीं नहीं, देख लीजिए ना आप, सेंसस था हमारा 19 लिखना है. 1881 में। यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो सेंसस शुरू हो गया। तो 88. 88. जी जी जी, सुनिए आप सुनिए, 9.8 मिलियन पॉपुलेशन था। फिर 51 आते आते क्या हुआ, माशाल्लाह ग्रोथ हुआ 18.7, यानी 1 करोड़ 80 लाख लोग हो गए। तो बहरहाल अब मैं मजीद, अब कंप्लीट था या नहीं था, जो भी था जैसा भी था, मगर सेंसस तो हुआ था। ठीक है,
जैसा भी था वो हुआ था। आज के दौर में भी सेंसस हुआ था, कोई नहीं बोलता कि 140 करोड़ ही छे, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए। मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, मालूम होना चाहिए आपको। 1 लाख से ज्यादा बच्चे इंडिया में एक दिन में पैदा होते हैं। एक एक न्यूज में तो मैं पढ़ा था, बहुत अथेंटिक सोर्स है, 1,30,000 बच्चे एक दिन में पैदा होते हैं। तो प्लीज अथेंटिक सोर्स पे मत जाइए, जो है सो है, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं ना, ये तेलुगु एकेडमी की बुक है। तो 1881 में काम शुरू हुआ सेंसस का, ठीक है। 1881 में ये जो बुक है ना, ये तेलुगु एकेडमी की है, करीम आरिफी का किताब नहीं है, ये तेलुगु एकेडमी की किताब है। और मैं जितनी किताबें पढ़ाता हूँ, मैं गवर्नमेंट की किताबें पढ़ाता हूँ, तो ये तेलुगु एकेडमी में लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सही है नहीं है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं तो सरकारी किताब से बता रहा हूं मैं। और 1878 में गजेट ऑफिसर भी मुकर्रर हो गया। अब लास्ट हमारे इकोनॉमी का एक हिस्सा है, निजाम के दौर में ये सब इस्लाहात अभी पढ़े कि क्या क्या इस्लाहात करे, लेकिन क्या तरक्की हुई उन इस्लाहात का क्या असर हुआ, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, अब मैं मजीद सवालात नहीं लूंगा और गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप हजरात म्यूट करिए। तो आसिफ, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए जितने निजाम हैं, जितने सालार जंग हैं, ये लोग किस डिनास्टी से ताल्लुक रखते? आसिफ जाही डिनास्टी से ताल्लुक रखते। और ये लोग रूल कितने साल करे? 224 साल तक रूल करे। तो उनकी जो हुक्मरानी थी, उनको 2 मरहलों में तकसीम करते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हिसाब से, माशी तरक्की के हिसाब से। ये 224 साल का दौर है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते, 1724 से लेके 1877 तक, फिर 1877 से 48 तक। तो द फर्स्ट phase may be treated as mostly agricultural dependent period। ये जो 1724 से लेके 1857 का जो वक्त है, ये जो वक्त, ये क्या है? एग्रीकल्चर और उसके आसपास डिपेंडेंट था। ये पूरी तरह से मरकूज था ज़िराअत पर। लेकिन उसके बाद 1857 के बाद जो 1853 से 83 तक जो इस्लाहात का दौर था, इस सेकेंड पीरियड में क्या हुआ कि फाउंडेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर लेड डाउन। तो सनाती तरक्की की बुनियाद डाली गई। जैसा हम बताए, सनाती तरक्की किस हिसाब से कि ये जागीरदारों को खत्म कर दिए, फिर उसके बाद क्या किए कि कस्टम डिपार्टमेंट्स कायम किए, उसके बाद रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीजें कायम किए, कई ऑफिसर्स लगा दिए, सरकारी ऑफिसर्स में अकाउंट डिपार्टमेंट कायम करे। इस तरह से जो जो करे, उसका असर ये हुआ कि अब लोग बड़े नहीं भाई, ज़राअत में इंडस्ट्रीज लगाएंगे। कोई कपड़ों की इंडस्ट्री लगा रहा था, कोई शुगर की इंडस्ट्री लगा रहा था, इस तरह से। तो लास्ट के जो चंद निजाम थे, इन्होंने अपनी तवज्जो मरकूज की लैंड रिलेशन पे, मतलब ये जितने मालिकाना हुकूक है जमीन पे, उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया। और उन्होंने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करे कि क्योंकि जमीन क्या है कि अगर जिसके पास जमीन है, तो चाहे नौकरी हो या ना हो, आज के दौर में भी जिसके पास जमीन है उसका गुजारा आराम से आसानी से हो जाता। तो जमीन क्या है, आप अगर मेरे क्लास में कई लोग निर्मल से क्लास अटेंड करते, बोधन से अटेंड करते, कई लोग निजामाबाद से, करीमनगर से अटेंड, महबूब नगर से करते। यहाँ पर कई कुछ ऐसे इलाके जहां पर एग्रीकल्चर है। आप देखे होंगे कि लोगों के पास जॉब नहीं रहता, लेकिन लोगों के पास क्या रहता? जमीन रहती, 5 एकड़ जमीन रहती। वो लोग काश्तकारी कर लेते, जितना उनको रखना है रख लेते, जितना बेचना है बेच लेते। तो उससे क्या है, उनका घर का गुजारा आराम से हो जाता। तो जमीन क्या है, एक मेजर फैक्टर है इकोनॉमी के हिसाब से भी। तो कुछ निजामों ने इस मामले में तवज्जो दिया और उन्होंने चाहा कि लैंड की जो ओनरशिप है और इसका जो ऑपरेशन है, मतलब जमीन पे जो भी काश्तकारी का काम होता है, वो चाह रहे थे कि ये आगे के जनरेशन तक जाए। मतलब किसी के बाप के पास जमीन है तो वो चाहे कि उसके बेटे तक भी जाए, आगे के जनरेशन तक जाए। तो इस सिलसिले में सालार जंग के जो रिफॉर्म्स है, उन्होंने जो इस्लाहात अंजाम दी, वो क्या हुआ, इस मकसद में बहुत ज्यादा मदद मिली उसकी। और फ्यूडल सिस्टम
became part and parcel of their rule and administration। तो उनके रूल में क्या था कि फ्यूडल सिस्टम कॉमन हो गया था। फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या है, जागीरदार है, वो क्या करता था कि मतलब जो टैक्स कलेक्शन है उसके जिम्मे में सौंप दिया गया था, तो वो क्या करता था, टैक्स कलेक्शन करने का काम करता था। तो अगरचे के इस्लाहात नाफिज हुए मगर वो था वो सिस्टम, ठीक है, वो चाह रहे थे कि लोगों तक जमीन पहुंचना इस तरह से। तो फ्यूडल सिस्टम उसी को बोलते हैं कि लोगों को जमीन दे दिए, अब क्या करते हैं कि उनका जो जो भी बड़ा रहता था उनके मातहत ये लोग काम करते थे। तो फ्यूडल सिस्टम उनके हुक्मरानी का हिस्सा था। लेकिन जब तक कब तक, 1850 तक उनके सिस्टम का हिस्सा था। अब क्या है, आज हमारे लेसन का लास्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं और आखिरी के 10 मिनट है, तो प्लीज तवज्जो से सुनिए। जो रइयत वारी सिस्टम है ये क्या था, ना परफेक्ट फॉर्म में नहीं था निजाम के दौर में। रइयत वारी सिस्टम में क्या होता था, अब आपको बताता हूं, मैं इसका एक नोट बनाया था खास तौर पे। रइयत वारी सिस्टम में यह होता था कि ओनरशिप जो है, मालिकाना जो हुकूक होते थे जमीन के, वो हुकूक किसके पास रहते थे, पीजेंट्स के पास, काश्तकारों के पास रहते थे। लेकिन क्या होता था कि उन लोगों को 50%, 60% क्या करता था, टैक्स देना पड़ता था। तो वो हालात थे, तो क्या करे 1853 में। लेकिन 1980 1908 में क्या करे, लैंड रेवेन्यू एक्ट, यानी जमीन से जो रेवेन्यू हासिल करने का एक खास तौर पे कानून लाए थे। ये कहां से लाए थे, बॉम्बे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1879 से लिए थे। तो हुकूमतें क्या करती कि अपना कानून बनाने के लिए दूसरे हुकूमतों के कवानीन को स्टडी करके ले लेते, ताकि जितना काम वो, मतलब जितनी स्टडी वो लोग करें। हमारे पास होता है ना एमबीए का प्रोग्रेस प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो उससे पूछते तुम क्या सबमिट करे, तो हम क्या करते, उसके वैसी कॉपी बना के कुछ कर देते। बीकॉम में ऐसा होता था। इंजीनियरिंग के भी बच्चे क्या करते, वो कॉलेज में पूछते अरे भाई तू क्या कर रहा, तो उन बोलता है मैं ये कर रहा हूँ, तो क्या करता उन भी उसकी कॉपी बना के ये कॉलेज में सबमिट कर देता। तो सेम जो है तेलंगाना में 2018 में जो है पंचायत राज एक्ट आया, तो वो पंचायत राज एक्ट कहां से लाए, केरला से लाए। तो माशाल्लाह से 1000-2000 पेज का जो काम था वो सरफोड़ी का, वो क्या करे, पूरा ला के कॉपी पेस्ट कर लिए। हमारे पास भी होता ना ये, समझ गए आप। तो हुकूमतें भी क्या करती कि मतलब आसानी भी होती इसमें, और दूसरा क्या है, एक जो बॉम्बे लैंड रेवेन्यू एक्ट में जितनी मेहनत लगी थी वो मेहनत आधे का आधा इनके पास हो जाता। तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस भी, ऐसा मत समझिए कि भाई सर हमारा गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रहे, नहीं उड़ा रहा मैं, उड़ा। तो बहरहाल ये बात याद रखिए कि ये सवाल भी आ सकता है कि हैदराबाद लैंड रेवेन्यू एक्ट किससे लिया गया, तो बॉम्बे लैंड रेवेन्यू एक्ट 1879 से लिया गया। तो इसकी वजह से इस एक्ट के, इस कानून के मुताबिक द स्टेट हैड कंप्लीट एंड अल्टीमेट ओनरशिप राइट्स ऑन द लैंड। तो इस कानून के तहत क्या करे, रइयतवादी सिस्टम में बदलाव करते हुए क्या करे कि स्टेट के पास ओनरशिप रहता, यानी रियासत जो रहती उसके पास मालिकाना हुकूक रहते। लेकिन इस कानून के जरिए जो काश्तकार रहते और जो किसान रहते उनको जमीन दे दी जाती थी, ताकि वो लोग उनको यह हक हासिल था कि वो उस जमीन पे जितने ज़रई सरगर्मियां रहते थे, चाहे वो कोई फसल उगाएं या उस जगह पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में कुछ जानवरों को रखते हुए उनको पालें, या जो भी करते, आप तो मालिक नहीं रहते, लेकिन हम आपको यह हक दे देते कि इस जमीन पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करें उस जमीन पे। और जो ओनरशिप राइट्स रहते, मतलब ओनरशिप राइट ऑन हेरिडेटरी बेसिस, या तो वो अब बाप रहता, उन क्या करता कि उस जमीन पे ज़रई सरगर्मियां काश्तकारी करता या फसल उगाता, फिर उन मरने के बाद उसका बेटा जो है उसको हासिल कर लेता। तो वो जो है ना हेरिडेटरी, मतलब मौरूसी अंदाज में चले जाता था। एब्सोल्यूट राइट स्टेट के पास होता था, लेकिन ओनरशिप राइट मतलब जो उस सरगर्मियों को करने का जो राइट होता था वो मौरूसी अंदाज में होता था, या वो जो है वो राइट अगर उसके औलाद नहीं है तो वो दूसरों को भी ट्रांसफर कर सकता था।
और इसके अलावा एक दूसरा ये इस कानून के तहत ये कि पट्टादार या रजिस्टर्ड ओनर फार्मर वाज अलाउड द राइट टू रेज द क्रॉप ही लाइक, और उसको ये भी इख्तियार दिया जाता था कि जो पट्टादार या रजिस्टर्ड ओनर जो रहता था उसको क्या करते थे कि तुम अपने फसल अपनी मर्जी के मुताबिक फसल उगाओ, और चाहे तो वो जो है उस जमीन को खाली छोड़ दे या फिर उस जमीन में जो है कुआं खोदे और जो है दूसरे जो लोग हैं उनको पानी फराहम करे या इरिगेशन का काम या आबपाशी का काम करे, या फिर उस जमीन को रिपेयर करे। तेरी मर्जी है, तू तू अपनी मर्जी से फसल उगाता, वो तेरी मर्जी है। तुम अगर मर रहे हैं, मतलब किसी के इंतकाल हो रहा है, तो वो अपने खानदान में किसी को दे सकता है या किसी को मुंतकिल कर सकता है, या उसमें जो है नॉन एग्रीकल्चर मतलब दूसरे फसल अपनी मर्जी से उगा सकता है, या इसके अलावा इरिगेशन यानी जखीरा आप पानी को जमा करने का काम या उसमें कुआं खोद सकता है, उसकी मर्जी है। When the पट्टादार was not able to pay land revenue to government and या वो ऐसी हालत में हो कि वो हुकूमत को टैक्स पे नहीं कर सकता या उसका कोई कानूनी तौर पर वारिस ना हो, तो राइट ऑन द लैंड वुड बी ट्रांसफर्ड टू द स्टेट अगेन। तो जो मालिकाना जो हक रहता वो क्या करता, दोबारा स्टेट के पास चले जाता। कब? जब जो है उसका कोई मतलब एक ऐसा बंदा की मौत हो गई जिसका कोई कानूनी वारिस नहीं है, या क्या बोलते सो उसके पास ये हालात बन गए कि वो टैक्स अदा नहीं कर सकता, तो दोबारा हुकूमत के पास चले जाता था। तो उसकी वजह से माइनिंग और एज रिगार्ड्स माइनिंग द गवर्नमेंट हैड द कंप्लीट राइट टू सेलेक्ट द लैंड वेयर मिनरल डिपॉजिट वर फाउंड। तो इस हैदराबाद लैंड रेवेन्यू एक्ट में एक और बात यह थी कि जहां पर जिस जमीन में मादनियात है, आयरन है या फिर सोना है या कुछ और चीज है जमीन में, वहां पर उस बंदे का इख्तियार नहीं चलता, हुकूमत अपनी मर्जी से उसको अपने कंट्रोल में लेके वहां पर खुदाई का काम, माइनिंग का काम कर ले सकती। तो ये रैयतवारी सिस्टम है। तो पट्टादार के नामों को रिकॉर्ड किया जाता था रजिस्टर्स में गांव के लेवल पे, विलेज रेवेन्यू रजिस्ट्रार्स में जो पट्टादार है उनके नामों को रजिस्टर किया जाता था, और जो फार्मर जो काश्तकार होते थे जिनके नाम उन गांव के रजिस्टर्स में नहीं है उनको क्या क्या बोलते थे? शिकमीदार्स। और मतलब जिनके नाम रजिस्टर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन वो लोग काश्तकारी करते थे, उनको क्या बोलते थे? शिकमीदार। और ऐसे फार्मर्स को सिर्फ एक ही हक होता था कि वो जमीन पे काश्तकारी करे। अगर वो जमीन पे काश्तकारी नहीं कर सकते तो या तो वो उस जमीन को लीज पे दे सकते, जिसको क्या बोलते? आसामी शिकमीज बोलते। आसामी शिकमीज बोलते। ये शिकमीदार और ये आसामी शिकमीज, ये याद रखिए। ये सिस्टम था। आप लोग अब 2 मिनट है, अगर आपके पास कोई सवाल है। जी, कल्टीवेटर्स शहर एक सवाल करे थे कि कल्टीवेटर्स और फार्मर्स में फर्क क्या है। तो उसका एक ही फर्क है कि फर्क कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जो फार्मर्स रहता उन थोड़ा सा बड़ा रहता, कल्टीवेटर्स जिसको बोलते हैं काश्तकार। तो अगर आप किसान को बोलते हैं फार्मर और कल्टीवेटर्स का मतलब काश्तकार, तो किसान थोड़ा सा जामे इख्तियारात रखता, मतलब किसान को ज्यादा हुकूक रहते, और काश्तकार जो रहता वो छोटा, मतलब उन सिर्फ काश्तकारी करता, और जो टैक्स जो भी मतलब एब्सोल्यूट ओनर नहीं रहता। जो किसान रहता उन थोड़ा सा एब्सोल्यूट ओनर रहता। तो किसान और काश्तकार का फर्क है। अब ये और डीप में क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूँ। जी, इस बुक के एंड में बिट्स भी हैं। हाँ, और कुछ क्वेश्चन है? ये सवाल मैं भी करा था अपने सर से, तो उन्होंने बोले भाई इतना ही फर्क है कि जो फार्मर रहता उन थोड़ा सा बड़ा रहता, और काश्तकार क्या है कि बस जमीन लिए एक मुद्दत तक काश्तकारी करे और वापस दे दिए।
और उसका जो भी फसल उगता वो क्या करे कि दोबारा हुकूमत के हवाले कर दिए, ये रहता। और कुछ सवाल है किसी का? मजदूरी से मजदूरों को भी लाते शायद। बिल्कुल, मजदूरों को भी पे करना पड़ता उन लोगों को। और आज भी है, आपको मालूम है, जिसको तेलुगु में बोलते हैं कौलू रैतुलु, तेलंगाना में जितनी काश्तकारी होती है अक्सर Yes. लोग ऐसी करते हैं कि बोलते हैं भाई आप हमारे को 1 साल के लिए जमीन दे दो, और जो है हम जो भी फसल करते हैं अगर फायदा हुआ तो हम आपको इतना परसेंटेज दे देते, और नहीं हुआ तो, जिसको टीनेंट फार्मर बोलते हैं इंग्लिश में, आज भी है टीनेंट फार्मर। ये है, आज भी तेलंगाना में भी है, आंध्रा में भी है जी। पट्टे में देना भी बोलते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट्स का। और गुजारिश है कि अगर आपको क्लास अच्छा लगा जरूर बताएं, और मेरे को आपका फीडबैक मेरी इस्लाह के लिए जरूर